हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिकन इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और अमेरिकी मईशत का उतार चढ़ाव पूरी दुनिया में रिपल इफेक्ट पैदा करता है, पूरी दुनिया पर असरअंदाज होता है। इसलिए जब से ट्रंप आए हैं हमने ये फैसला किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं अमेरिका के, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर जो अहम लोग हैं इनकी कैबिनेट के, जैसे जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह, इनकी जो अहम तरीन तकरीरें हैं उनका उर्दू हिंदी में तर्जुमा करके आपकी खिदमत में पेश किया जाए ताकि आप लोग समझ सकें कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और एग्जैक्टली इनका मकसद क्या है, और उससे फिर आप बाखबर होने के बाद बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है हमें आपकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज पूरा दिन इस तकरीर को ट्रांसलेट करने में मेरा गुजर गया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के समिट से खिताब किया था, उस तकरीर को, जिसकी वजह से और बाकी काम जो है वो फिर सुस्त हो जाते हैं। जैसे POJK की खबरें हैं, बलूचिस्तान की खबरें हैं और ख़बरें हैं, या लोगों के साथ पॉडकास्ट करना है, वो सिलसिला सुस्त हो जाता है। इसलिए बार बार आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे पेड मेंबर बने, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। उसके लिए सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। रेडियो हिमालय न्यूज़ के प्रीमियम मेंबर बनने का तरीका: ज्वाइन का बटन सिलेक्ट करें और दिए गए मेंबरशिप प्लान्स में से प्लान सिलेक्ट करें। £24.99 माहाना देकर प्लेटिनम मेंबर बने और खुसूसी वीडियोस देखें। हमारे लाइव शोज में स्पेशल गेस्ट बनने का मौका हासिल करें। अगर आप ये पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो £4.99 माहाना देकर गोल्ड मेंबर बनकर हमसे जुड़ जाएं, या सिर्फ £2.99 माहाना देकर ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएं, या फिर सिर्फ 99 माहाना देकर लॉयल्टी मेंबर बनकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज़ के मेंबर बनकर आप हमारी बिहाइंड द सीन्स और खुसूसी वीडियोस भी देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बस अपनी अदायगी की तफसीलात यहाँ डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। दूसरा तरीका हमें सपोर्ट करने का ये है कि ऊपर सुपर थैंक्स है लिंक, उसको आप सुपर थैंक्स पे जाके वहाँ पे एक वन टाइम डोनेशन भी दे सकते हैं, या फिर ये जो आप देख रहे हैं इसको स्कैन कर सकते हैं और ये पेपाल के ज़रिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन के साथ हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइट सिर्फ 2 हैं, तो हमें बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और फिर हमें कुछ लोगों को हायर करने की भी अब ज़रूरत पेश आ रही है। काम बहुत बढ़ रहा है और अब देखिए जिस तेज़ी से सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है वो इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा जो काम है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और अट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोगों को अपनी तरफ। तो मैं अब ये तकरीर जो है उनकी आपके सामने उर्दू हिंदी तर्जुमा में पेश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तकरीर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के मियामी में होने वाली समिट से की, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स आए हुए थे और उसमें इलॉन मस्क भी थे, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो भी थे, और मुल्कों के भी बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो वहाँ पे उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं पहला अमेरिकी सदर हूँ जिसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब करने की सादत नसीब हो रही है। आज मैं पूरे मुल्क के और दुनिया भर के कारोबारी हजरात के लिए एक सादा सा पैगाम लेकर आया हूँ। अगर आप मुस्तकबिल की सरहदों को आगे धकेल कर पेशरफ्त करना चाहते हैं तो आपको ऐसी सनतें कायम करना होंगी जो इस पेशरफ्त को आगे लेके जा सकें। डोनाल्ड जे ट्रंप नामी एक मखसूस सदर के मातहत मौजूदा और मुस्तकबिल की रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका से बेहतर इसके लिए और कोई जगह नहीं है। 5 नवंबर 2024 के इंतखाबात का दिन हमारे मुल्क की तारीख के सबसे अहम दिनों में से एक के तौर पर लिखा जाएगा। लोगों ने कहा कि 129 सालों में ये सबसे ज़्यादा नतीजा खेज इलेक्शन थे। मुझे नहीं मालूम कि वो इस बारे में दुरुस्त हैं या कि नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। और 20 जनवरी 2025 को भारी टैक्सों के स्याह दिन
और कुचल देने वाले ज़ाब्तों, महंगाई, बदउनवानी हुकूमत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और मुकम्मल नाअहली को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका लौट आया है और बिजनेस के लिए खुल गया है। अमेरिका का सुनहरी दौर का आगाज़ अब सरकारी सतह पर हो चुका है। मेरे इंतखाब के बाद से अमेरिका के मुआशी इंजन दोबारा जिंदा हो गए हैं और 5 नवंबर से बहुत ही कम वक्त में पेशरफ्त हुई है। हैरत अंगेज तौर पर नैस्डैक में सिर्फ चंद महीनों में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है, जो कि चंद माह में बहुत ज़्यादा है। डाउ जोन्स की सनती औसत इंडस्ट्रियल एवरेज 2200 है और बिटकॉइन भी कई गुना ऊपर गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि अमेरिका को क्रिप्टो का दारुल हुकूमत बनाना चाहता हूं। हम हर चीज़ में सबसे आगे रहना चाहते हैं और लगता है कि मियामी इस अमल का मरकज़ है और शायद रहेगा भी। एक महीने में कारोबार में ऑप्टिमिज्म में 42 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों की ISM इंडेक्स ने कई सालों में पहली मर्तबा अपने इलाकाई डिपॉजिट्स में तेज़ी देखी है और 20 साल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो अमेरिकी जो ये मानते हैं कि मुल्क सही सिमत पर है, पहली दफ़ा उनकी तादाद उनसे ज़्यादा है जो ये मानते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। और ये इंतखाबात से ऐन कबल 25 पॉइंट का जल्जला अंगेज स्विंग, यानी इलेक्शन में जो स्विंग आया है, और ये इंतखाबात से ऐन कबल 25 पॉइंट का जल्जला अंगेज स्विंग जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन और कामयाब तरीन कारोबारी लीडर अब नवंबर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के लिए दौड़ में लगे हुए हैं। नवंबर से मैक ने अमेरिका में $40 अरब की सरमायाकारी करने के मंसूबों का ऐलान किया है, जिससे कम से कम 10,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। सॉफ्ट बैंक ने 100 से 200 अरब डॉलर के दरमियान सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिससे कम से कम 1 लाख अमेरिकी नौकरियां पैदा होंगी। ऑरेकल और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साउथ बैंक मुश्तरका तौर पर 500 अरब की सरमायाकारी का अज़म कर रहे हैं। हर वक्त बहुत कंपनियां व्हाइट हाउस आना चाह रही हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो मैं कहता हूं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस क्यों करनी है, आप बस ऐलान कर दें। लेकिन वो आना चाहते हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं करूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो $10 अरब से ज़्यादा का ऐलान करेगा तो मैं वहाँ मौजूद हूँगा। इस मौके पर तालियां बजीं। हाल ही में व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले जापान के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि वो अमेरिका में जापानी सरमायाकारी को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा तक ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं। हम पहले ही अलास्का पाइपलाइन पर काम कर रहे हैं, जो एशिया का करीब तरीन पॉइंट है, और जैसा कि आप जानते हैं रोनाल्ड रेगन इसे मंजूर नहीं करवा सके और कोई भी मंजूर नहीं करवा सका। इतने सालों से मंजूरी नहीं मिल रही थी। मैंने इसे मंजूर करवा लिया और वो भी 2 दफ़ा। और ये चौंका देने वाली बात है कि मेरी मंजूरी को बाइडन ने गैर मंजूर कर दिया, लेकिन आज हमने दोबारा मंजूरी हासिल कर ली है। कहते हैं ये दुनिया के सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं तेल और गैस के, जिसका हुजूम सऊदी अरब से मिलता जुलता है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि ये दुरुस्त है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि 2024 के इलेक्शन के नताइज में हमने जीत हासिल की। हमने ऐवान जीत लिया, हमने सेनेट जीत लिया और व्हाइट हाउस जीत लिया। हमने तमाम स्विंग स्टेट्स भी जीत ली और पहली बार 50 रियासतें रिपब्लिकन की सिमत में शिफ्ट हो गई, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो आपके पास 525 काउंटीज़ के मुकाबले में 2600 काउंटीज़ हैं। इसीलिए इलेक्शन का नक्शा हर तरफ सुर्ख हो गया। चुनाचा इस तारीखी फतह के नतीजे में तमाम कुर्रा अर्ज़ से अमेरिका के मुस्तकबिल और अमेरिकी लीडरों के बारे में एहतराम से बात की जा रही है और अब वक्त आ गया है कि हमें थोड़ा सा एहतराम मिले। पिछली इंतज़ामिया हमारे मुल्क की तारीख की बदतरीन और नाअहल तरीन इंतज़ामिया थी, लेकिन हम
जो बाइडन की पैदा करदा हर एक आफत को ठीक करने और अमेरिका को पहले से ज़्यादा मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज़रूरी मिशन उन मुजरमों को हटाना है जिनको बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के तहत मज़े का खेज और इंतहाई ख़तरनाक तरीके के साथ हमारे मुल्क में दाखिल होने दिया गया। जो पूरी दुनिया से आए थे, वो जेलों से आए थे, जहनी इमराज के हस्पतालों और पागलखानों से आए थे, वो गैंग्स के मेंबर्स थे और मंशियात में भी मुलव्वस थे। हम इन्हें रिकॉर्ड तादाद में बाहर निकाल रहे हैं जैसे वो रिकॉर्ड नंबर में आए थे और नताइज नाकाबिले यकीन हैं और हर मुल्क इन्हें वापस ले जा रहा है और इनमें से कुछ ने बहुत तेज़ी से वापस लिए हैं लोग, क्योंकि कुछ ने कहा कि हमें MS-13 के शिकार लोग वापस नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मुबारक हो, आप इन्हें वापस ले रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन वापस लेना शुरू कर दिया और वैसे यूरोप को भी ये शुरू करना चाहिए, उनके लिए बेहतर है। इमिग्रेशन को देखना शुरू करें क्योंकि ये वाकई बहुत बुरी तरह से यूरोप को नुकसान पहुंचा रहा है। हम महंगाई पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह यह है कि बाइडन ने हमारी तवानाई पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया और पैसा ज़ाया किया। जिस तरह उन्होंने पैसा ज़ाया किया वो पहले नहीं देखा गया। जो बाइडन को वफाकी अखराजात को 2019 की वबा से पहले की सतह पर रखना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज अफराते ज़र ना होता। हम फौरी तौर पर बजट को मुतवाजन करने की कोशिश कर रहे हैं और जब मैंने सदारत संभाली तो अफराते ज़र 4 साल पहले से 4 गुना ज़्यादा था। जहां मैंने इसे छोड़ा था उस वक्त ये 1.4% थी और सरकारी सालाना अखराजात का तखमीना 1.5 ट्रिलियन डॉलर था। लेकिन ये सब अब ट्रंप इंतज़ामिया यानी ट्रंप सरकार के मातहत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। किसी को यकीन नहीं था कि ये मुमकिन है। हमने 4 हफ्तों में वो कुछ सरंजाम दिया जो अक्सर सरकारें 4 सालों में करती हैं। दफ्तर में मेरे पहले दिन मैंने फौरी तौर पर वफाकी भर्तियों पर पाबंदी लगा दी, वफाकी ज़ाब्ता यानी रेगुलेशंस पर रोक और फॉरेन एड पर रोक लगा दी। मैंने ऑर्डर साइन करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी कारकर्दगी का सरकारी महकमा कायम किया और इलॉन मस्क नामी शख्स को इसका इंचार्ज बनाया और उसने बहुत अच्छा काम किया और रोज़ाना की बुनियाद पर टैक्स दहंदगान के अरबों डॉलर बचा रहे हैं। मसलन जिन्स तब्दील करने के ऑपरेशंस के लिए ग्वाटेमाला को $2 मिलियन दिए गए। $20 मिलियन इराक में सेसमी के स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस के लिए दिए गए। $20 मिलियन बहुत पैसा है। $101 मिलियन डाइवर्सिटी, एक्विटी, एजुकेशन के महकमा और इंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दिए गए। $101 मिलियन, वाह। और हमने इन सब को कैंसिल कर दिया है जिससे ये सारी रकम बच गई है। और फिर ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, मैं सारा दिन ये फहरिस्त डिटेल्स पढ़ सकता हूँ। $502 मिलियन एक कंसल्टेंट माहिर को दिए गए ESG के लिए जो अफ्रीका में माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस की सरमायाकारी पर रिपोर्ट तैयार कर रहा था। कोलंबिया को $25 मिलियन हयातियाती बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए दिए गए। वो समाजी तौर पर जिम्मेदार रवैयों को फ़रोग़ दें। $40 मिलियन महाजरों की समाजी और मुआशी शमूलियत के लिए। किसी को पता नहीं कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। 42 मिलियन युगांडा को दिए गए समाजी रवैयों की तब्दीली के लिए और $42 मिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। ये तो बहुत ज़्यादा अखबारी इश्तिहारात हैं युगांडा में। $70 मिलियन मोज़म्बिक में मर्दों के खतने के लिए और 10 मिलियन खलाई तहकीक के लिए। यानी मोज़म्बिक में लोगों के मर्दों के खतने करने के लिए $70 मिलियन उनको दिए अमेरिका ने। कंबोडिया में आज़ाद इंडिपेंडेंट वॉइसेस, आज़ाद आवाज़ों को मजबूत करने के लिए $2.3 मिलियन। पब्लिक
प्रोक्योरमेंट की मंजूरी के लिए $14 मिलियन और सर्बिया के लिए $488 मिलियन इंतखाबात और सियासी अमल को मजबूत बनाने के लिए दिए गए। यानी सर्बिया के इंतखाबात में $486 अमेरिका के लगे हैं। $22 मिलियन मोल्डोवा में इश्तराकी सियासी अमल के लिए और $21 मिलियन हिंदुस्तान में वोटर टर्नआउट के लिए। हमें हिंदुस्तान में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन खर्च करने की क्या ज़रूरत है? मेरा अंदाज़ा है कि वो किसी को मुंतखब करवाने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि जब रूस ने हमारे मुल्क में डिजिटल इश्तिहारबाजी पर $2 खर्च किए तो बड़ी बात हुई इस पर। ये तो $21 मिलियन है, बड़ी खबर है। बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे को मजबूत करने के लिए, या तब्दील मैं तो समझता हूँ किया उसको, के लिए बांग्लादेश को $29 मिलियन दिए गए। नेपाल में माहौलियाती वफाकियत के लिए $20 मिलियन और $19 मिलियन हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए गए। लाइबेरिया में एतमाद के साथ वोट डालने के लिए $1.5 मिलियन दिए गए। माली जो मुल्क है, माली में समाजी हम आहंगी सोशल कोहिजन के लिए $14 मिलियन। साउथ अफ्रीका में जामिया जमहूरियत के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी के लिए $2.5 मिलियन। एशिया में सीखने के नतायज को बेहतर बनाने के लिए $47 मिलियन। और ये सुने आवाज़, हमास के लिए $50 मिलियन के कॉन्डोम और मजीद $50 मिलियन के कॉन्डोम, यानी $100 मिलियन के कॉन्डोम हमास को भेजे गए। $100 मिलियन के कॉन्डोम। क्या आप सबको पता है कि कॉन्डोम क्या है? हमास के लिए $100 मिलियन। मैं सारा दिन आपको ये तफसीलात सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। हमने सोशल सिक्योरिटी के महकमे में भी बहुत अबतरी देखी है और ये तारीख में अजीम मुमकिना स्कैंडल्स में शुमार होगा। 4.4 मिलियन से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं, जिनमें 100 से 109 साल की उम्र तक के लोगों के नाम शामिल हैं। क्या कोई 100 या 109 साल की उम्र पाता है? हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये उम्र पाएं, मगर ये तादाद 36 लाख कैसे हो गई? 36 लाख अफराद जिनकी उम्रें 100 और 109 हैं, वो सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई इस तादाद में लोग हैं? लेकिन हालात इससे भी ख़राब है। 34 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका नाम सोशल सिक्योरिटी में दर्ज है और जिनकी उम्रें 120 से 129 साल हैं। 39 मिलियन अफराद की उम्रें 3.9 मिलियन अफराद की उम्रें 130 से 139 हैं। मैंने लंबी उम्र का जो रिकॉर्ड सुना है वो एक खातून थी जिसकी उम्र 127 साल थी। ये रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे लाखों इसका रिकॉर्ड तो तोड़ रहे हैं। 35 लाख अफराद 140 साल की उम्र से 149 साल की उम्र तक के उसमें दर्ज हैं। 13 लाख अफराद जो सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं 150 से 159 उम्र के हैं और 1,30,000 से ज़्यादा अफराद जो सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं उनकी उम्रें 160 साल से ज़्यादा है और 1,000 से ज़्यादा अफराद की उम्रें 220 से 229 है, वो भी सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। और एक शख्स जिसकी उम्र 240 और 249 के दरमियान है वो भी ले रहा है। और रिकॉर्ड टाइप करने वाला शख्स जो सोशल सिक्योरिटी ले रहा है, और सबसे ज़्यादा वो कहने जो रिकॉर्ड है वो ये है कि एक शख्स जो सोशल सिक्योरिटी ले रहा है उसकी उम्र 360 साल बनती है, जो कि हमारे मुल्क से तकरीबन 110 साल ज़्यादा है। तो हम जो चीज़ें तलाश कर रहे हैं और करेंगे वो ये कि कोई अपनी जेब से 10,000 इधर उधर और 10,000 उधर इधर डाल रहा है। ये क्या हो रहा है? तो हम पता चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर जीनियस एलन मस्क है जिसकी टीम कंप्यूटर्स की मास्टर है। तो ये तमाम घोटाले अब रोक दिए गए हैं और USAID यानी USAID को भी मौसर तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, जो इस पागलपन के काफ़ी हिस्सों की फंडिंग करती थी। ये जो ऊपर बताया है
जो मुख्तलिफ मुल्कों को दिए हैं। हमने काबू से बाहर CFPB और रेडिकल ब्यूरोक्रेट्स इमारतों से बाहर निकालकर दरवाज़ों को ताला लगा दिया है। ये क्या कर रहे हैं? ये जो कर रहे थे वो निहायत खौफनाक था, और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे थे वो इस कदर खौफनाक था कि अब हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ये पैसा उनसे वापस कि ये पैसा उन तक वापस ना लौटे, क्योंकि ये चालाक लोग हैं। हमने 3 हफ्तों में अपनी फौज के साथ ISIS को शिकस्त दी। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप नहीं। इसीलिए अफगानिस्तान में इतनी हौलनाक सूरत हाल पैदा हुई, बहुत शर्मनाक। लेकिन जब सही फौजी क़यादत हो तो फिर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पास दुनिया के सबसे आला साजो सामान हैं, हम बनाते हैं उन्हें। दुनिया का बेहतरीन साजो सामान हम बनाते हैं, लेकिन हम जीतने के लिए नहीं लड़ते, बस इसे हमेशा जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जब हम जीतने के लिए लड़ते हैं तो कोई हमारे नज़दीक भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि तमाम वफाकी मुलाजमीन, फेडरल एम्प्लॉयज़ काम पर हाजिर हों। कोविड से एक नया रुझान बन गया है कि दफ्तर हाजिर ना हों। वो काम नहीं कर रहे, वो खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, या दूसरी जगहों पर नौकरियां कर रहे हैं। तो इस तरह तो कोई कंपनी या मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा अब हमारी पॉलिसी ये है कि अगर आप हाजिरी नहीं देते तो आपको फ़र्ग कर दिया जाता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को छोटा किया जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और हमारे पास ज़बरदस्त नौकरशाही है और बहुत से लोग अब जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी ऑफर्स की हैं। हमने 7-8 महीने दिए हैं उनको नई नौकरी तलाश करने के लिए, और ये लोग हमारे लिए काम करने के बजाय दूसरों के लिए नौकरियां करते हैं। हमने मौखर इस्तीफ़ों यानी डिलेड रिजिग्नेशंस की पेशकश भी की, जिसके नतीजे में 75,000 ब्यूरोक्रेसी के 75,000 वफाकी एहलकारों ने इस्तीफ़े दे दिए, जो टैक्स दहंदगान का पैसा ले रहे थे। शायद वो नहीं चाहते कि वो दूसरी नौकरियां करते पकड़े जाएं। कुछ इसलिए भी जा रहे हैं कि वो मज़ीद सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते, और कुछ इसलिए जा रहे हैं कि वो काम पर आना ही नहीं चाहते। 1 महीने से कम में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी ने $55 अरब बचाए हैं। अभी तो हमने शुरू किया है। हम खरबों डॉलर का ज़िया यानी जो ज़ाया होते हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, जिसका मतलब है कम अफरात ज़र यानी लो इन्फ्लेशन, कम सूद यानी इंटरेस्ट के रेट, मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, कारों की किस्तें सब कम हो जाएंगी, और मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ड्रामाई तौर पर वफाकी हुकूमत का हुजूम वॉल्यूम कम करके तेज़ी से अपनी मईशत को आगे बढ़ाएंगे। मैं तेल और गैस के हवाले से भी इकदाम ले रहा हूँ। पिछले 4 सालों में बाइडेन इंतज़ामिया ने तेल की नई लीजेज में 95% कटौती की। उन्होंने पाइपलाइन के काम को सुस्त कर दिया, जो अलास्का वाली है। नई तेल और गैस की पाइपलाइन की तामीर तकरीबन रुक गई। उन्होंने 38% चालू गैस और तेल के कुएं बंद कर दिए। उन्होंने 50 से ज़ायद पावर प्लांट्स बंद कर दिए, जिससे बिजली की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। इस तरह बड़ी आसानी से अफरात ज़र का मसला पैदा हुआ। ये पॉलिसियां इतनी खलल डालने वाली थीं कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का 40% इस्तेमाल किया गया, जो कि एमरजेंसी के लिए था। ये एमरजेंसी के लिए था, ये इसलिए नहीं था कि आप पेट्रोल की कीमत कम करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करें और उसके लिए आप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के ज़ख़ीरे जो है उनको इस्तेमाल करें। इससे कीमत पर तो फ़र्क इतना नहीं पड़ा, लेकिन हमारे रिज़र्व जो है, ज़ख़ीरा जो है तेल का, अब सबसे ज़्यादा कम सतह पर आ गया है। तारीख में सबसे ज़्यादा कम सतह पर आ गया है। किसी ने कभी इतना कम लेवल देखा ही नहीं। उन्होंने ये इलेक्शन जीतने के लिए किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसकी कोई परवाह ना की और इन्हें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। वो मुंतखब नहीं हुए, मैं मुंतखब हो गया। ट्रंप सरकार के तहत हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो। इसका नाम है ड्रिल बेबी ड्रिल। दुनिया सस्ती एनर्जी पर चलती है और हमारे पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा एनर्जी है और हम इसे इस्तेमाल करेंगे।
और हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लांट्स पर भी इस्तेमाल करेंगे और हमें इस नए फील्ड के लिए दुगनी एनर्जी दरकार है। सिर्फ इसे शुरू करने के लिए हमें दुगनी एनर्जी दरकार है। हम इस हवाले से नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करने जा रहे हैं और तेज़ मंजूरियां मिलेंगी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लांट की तामीर करते हैं और इसके बराबर में बिजली घर बनाकर बिजली पैदा करने की सहूलत पैदा कर लें तो आप अपनी बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। आपको किसी पुराने ग्रिड पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं होगी जो किसी भी वक्त फेल हो जाए। और अगर आप इसके लिए दरख्वास्त देंगे तो हम इतनी तेज़ी से मंजूर करेंगे कि आप चकरा जाएंगे। लिहाजा हम आपको एनर्जी बहुत जल्दी फराहम करेंगे। लोग फिक्रमंद थे कि हमारे पास इतनी बिजली कहाँ से आएगी, जबकि लॉस एंजलिस में ब्लैकआउट हो रहे हैं। हम इतनी बिजली पैदा करेंगे जो किसी ने कभी तसव्वुर ना की होगी। अरबों डॉलरों का खसारा जो एनर्जी सेक्टर में हुआ, इसे ख़त्म किया गया है। और मैंने अमेरिका को यक तरफा पेरिस क्लाइमेट मुआहदे से निकाला है। मैंने पिछली हुकूमत की कुदरती गैस पर जो पाबंदी लगाई थी वो ख़त्म कर दी है। और गुज़िश्ता हफ्ते हमने LNG का पहला नया एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी किया। मैं जापान के वज़ीर आज़म शिबा से मिला और जापान को वसी पैमाने पर गैस और तेल की एक्सपोर्ट की बात की। उन्होंने कहा हमें इसकी शिद्दत से ज़रूरत है और हम बाइडन इंतज़ामिया के पास या बाइडन सरकार के पास गए थे, लेकिन उन्होंने हमें फ़रोख्त नहीं किया। ये LNG किसी को नहीं पता क्यों, किसी को नहीं पता क्यों, बाइडन को खुद नहीं पता, लेकिन हम बेचेंगे। और अलास्का में नया प्रोजेक्ट पूरे एशिया को गैस और तेल फराहम करेगा। हमारे पास इतनी बड़ी मिकदार में तेल और गैस है। मैं इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मिला जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी एनर्जी खरीदना चाहते हैं। और मेरी इंतज़ामिया ने जारहाना डीरेगुलेशन का प्रोग्राम जारी किया है जो किसी भी मुल्क की तारीख की सबसे बड़ा प्रोग्राम है डीरेगुलेशन का। मेरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अगर आप कोई नया ज़ाब्ता लाना चाहते हैं, रेगुलेशन लाना चाहते हैं, तो कम से कम 10 पुराने रेगुलेशन जो है वो ख़त्म होने चाहिए। यहाँ बहुत तालियां बजी थी। मैं रिपब्लिकन कांग्रेस के साथ अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर काम करूंगा। हम फैमिलीज़ और मज़दूरों और कंपनियों के लिए जिसमें टिप्स पर भी कोई टैक्स नहीं होगा, और उम्मीद है कि सोशल सिक्योरिटी और ओवर टाइम पर भी टैक्स नहीं होगा। और जब मजदूर और कंपनियों को पता चलेगा कि ओवर टाइम पर टैक्स नहीं है तो वो ज़्यादा काम करेंगे। ये नए ट्रम्प टैक्स कट्स और अमेरिका में फैक्ट्री की तामीर पर 100% छूट दी जाएगी। 1 साल के लिए ये छूट दी जाएगी। और तेल और गैस की पैदावार करने वालों के लिए भी टैक्स में कटौती होगी। अपने पहले दौर में मैंने बिजनेस टैक्स को 40% से कम करके 21% किया था, जो सब कहते थे कि नामुमकिन चीज़ है। और अब मेरा गोल है कि इसे मज़ीद कम करके 15% तक लाऊं, सिर्फ उनके लिए जो अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करें। कई कार कंपनियां मुझे कॉल कर रही हैं। 3 बड़ी कार कंपनियों ने कॉल की है कि हम आना चाहते हैं। मैं गालबन अगले माह कारों पर टैरिफ का ऐलान करने लगा हूं, और सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पर और अद्वियात और इससे मुतालिक चीज़ों पर। इसका अमेरिका पर गहरा असर पड़ेगा। हम अपना बिजनेस वापस लाएंगे। अगर कोई अमेरिका में अपनी मसनूआत नहीं तैयार करता तो फिर उन्हें टैरिफ देना होगा, लेकिन अगर वो अपनी मसनूआत अमेरिका में बनाते हैं तो इन्हें कोई टैरिफ नहीं देना होगा। ये सब हमारे खजाने में खरबों डॉलर लाएगा। रिपब्लिकन पार्टी अब एक दफ़ा फिर कॉमन सेंस की पार्टी बन गई है। हम महफूज सरहदें चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मर्द औरतों के खेलों में ट्रांसजेंडर बनकर हिस्सा लें। हम कॉमन सेंस की पार्टी हैं, और यही वजह है कि हमने इस कदर बड़े तरीके से इलेक्शन जीता। हम किसी मुल्क को हमारे मुल्क की लूटमार और गारतगरी की इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए हमने ऐलान किया है कि अनकरीब हम बाहमी टैरिफ की पॉलिसी नाफिज करेंगे जो गैर मुनसिफाना और गैर मसावी
तजारती तरीकों में मुलव्वस हुआ उस पर हम बराबर का टैरिफ लगाएंगे। अगर वो हम पर टैरिफ लगाते हैं तो हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। यूरोपीय यूनियन का वैट है जो कि तबाह कुन है। दुनिया में हम तेजी से हरकत कर रहे हैं ताकि जंगों को ख़त्म किया जाए और कुर्रा अर्ज़ पर अमन बहाल हो। मुझे अमन चाहिए। आप देखें मशरक़ वस्ता में जो अमवात हो रही हैं और रूस में जो अमवात हो रही हैं, यूक्रेन में जो अमवात हो रही हैं, ये सब हमें ख़त्म करना है। तीसरी जंग अजीम में किसी के लिए मुनाफा नहीं है और आप इसके इंतहाई करीब हैं। अगर हमारे पास यह सरकार ना होती तो 1 साल में आप तीसरी जंग अजीम में खुद को पाते, लेकिन अब यह नहीं होगा। मशरक़ वस्ता में मैंने ईरान पर मैक्सिमम दबाव की पॉलिसी बहाल कर दी है जिसका मकसद अमन लाना है और हमने हूती को दहशतगर्द नामजद किया है जो कि बहरी रास्तों को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों के लिए अपना माल दूसरी जगहों तक पहुंचाना मुश्किल कर दिया है। हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं और इससे भी निपटेंगे। और हमने गाज़ा में जंगबंदी कर ली है और अब यरगमाल किए गए लोगों को वापस घरों में लाया जा रहा है। कुछ की हालत बहुत ख़राब है और हमारी टीम ने इस हफ्ते सऊदी अरब में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। मैंने सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की से बात की है और हमारी टीम ने इसी हफ्ते सऊदी अरब में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। मैं सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ुसूसी तौर पर हमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इन तारीख़ी मुज़ाकरात की मेहमान नवाजी की और मुज़ाकरात जो बहुत अच्छे तरीके से चले और मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माइकल वॉल्ट्स भी वहाँ थे। मैंने यूक्रेन की मुवासलाती तस्वीर देखी हैं। वो तो एक मैदान है। ये अमरीकी फ़ौजें नहीं हैं, ये लोग हैं, आम लोग, नौजवान हैं। ये खौफनाक कत्लेआम है। ये आम लोग हैं रूस और यूक्रेन के और इनका किला कुमा कर दिया गया है। इन्हें नष्ट कर दिया गया है। चटियल मैदान बन गया है और अगर गोली चलती है तो वो बिला रुकावट सीधी चलती जाती है जब तक कि वो किसी चीज़ से ना टकरा कर रुके। और जिस तादाद में नौजवान सिपाही और कुछ बड़ी उम्र के सिपाही मर रहे हैं उससे उनके पास लोगों की कमी वाक़या हो रही है। ज़रा सोचिए, एक आम सा कामयाब मज़ा नगार कॉमेडियन सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को $350 अरब का चूना लगाया ताकि वो एक ऐसी जंग जारी रखे जो बुनियादी तौर पर जीती ही नहीं जा सकती, जिसे शुरू ही नहीं होना चाहिए था और कभी शुरू ना होती अगर मैं सदर होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरी और अमेरिका की मदाखलत के बगैर ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। अमेरिका ने यूरोप के मुकाबले में $200 अरब ज़्यादा खर्च किए हैं और यूरोप के पैसे की गारंटी है उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे क्योंकि वो कर्ज है। किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। मैंने सवाल किया, हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे जिस तरह दूसरे कर रहे हैं? तो अमेरिका को बदले में कुछ नहीं मिलता, लेकिन यूरोप को उनके पैसे वापस मिलेंगे क्योंकि वो लोन है। हम बस पैसे दे देते हैं। और हमारी डील थी यूक्रेन के साथ मादनियात के लिए, लेकिन उन्होंने वो डील तोड़ दी 2 साल पहले। लेकिन अब वो इस सरकार से डील नहीं कर रहे जो चंद माह पहले यहाँ थी। अब वो एक मुख्तलिफ अमेरिका से डील कर रहे हैं। हमारा जंग से क्या लेना देना? ये तो यूरोप के लिए ख़तरनाक है। हमारे और यूरोप के बीच तो समुंदर है। हम यूरोप की मदद करना चाह रहे हैं और सदर ज़ेलेंस्की कह रहा है कि जो रकम हमने भेजी उसमें से आधी रकम गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं। वाह जी वाह, बहुत खूब। वो इलेक्शन से इनकारी है और जो बाइडन को उसने बांसुरी की तरह बजाया। और हम इस वक्त कामयाबी से रूस के साथ यूक्रेन की जंग बंदी पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और सब तस्लीम करते हैं कि सिर्फ ट्रंप और उसकी सरकार ही ये कर सकती है। बाइडन ने कभी कोशिश नहीं की। यूरोप अमन कायम करने में नाकाम हो चुका है और हो सकता है कि ज़ेलेंस्की इस ग्रेवी ट्रेन को चलता रखना चाहता है। वो बहुत परेशान है कि इसे दावत नहीं दी गई। वो आना चाहता था तो आ सकता था,
लेकिन वो 3 साल से काम कर रहा है, लेकिन इसने इस जंग को रोकने के लिए कोई मीटिंग या फ़ोन कॉल नहीं की। मेरा ख्याल है रूस ने 9 लाख सिपाही गंवाए हैं और यूक्रेन ने 7 लाख गंवाए हैं। हर जगह जिस्म ही जिस्म और जिस्म के एज़ा फैले हुए हैं। मुझे यूक्रेन से मोहब्बत है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसका मुल्क बिखर गया है और लाखों लोग गैर ज़रूरी तौर पर बेवजह मर चुके हैं। और आप जंग ख़त्म नहीं कर सकते अगर आप दोनों अफ्रीकैन से बात नहीं करते। ये 3 सालों से बात नहीं कर रहे थे। तो हम तवक्को करते हैं कि हम जल्द ही जंग बंदी देखेंगे और यूरोप और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम लाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मीरास अमन कायम करने वाले और मुत्तहिद करने वाले शख्स की हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये थी इनकी तकरीर, और जैसे ये तकरीर जो है हो रही थी ये सारा, तो बहुत लोग तालियां भी बजा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अमेरिकन इकॉनमी का जो डेट है उसको कम करना चाहते हैं, अमेरिका को एक दफ़ा फिर से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए टैरिफ की तलवार लेकर वो मैदान में उतरे हुए हैं और इधर से लोगों को कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे। अगर तुमने अपनी गाड़ियाँ बेचनी है, अपना सामान बेचना है अमेरिका में, तो हम टैरिफ लगाएंगे, और अगर तुम यहाँ बनाते हो तो फिर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे और जो टैक्स है उसको भी कम करेंगे। इससे अमेरिकन इकॉनमी को वो जीवित करना चाहते हैं दोबारा से। इससे वो बेरोज़गारी जो है उसका भी ख़ात्मा करना चाहते हैं। इससे वो पैसा कमा के तो ख़जाना भी भरना चाहते हैं, जो डेफिसिट है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है ये भूचाल की शक्ल में हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है अमेरिका की मईशत का। बहरहाल इस वक्त तो गाज़ा की जंग और यूक्रेन की जंग पे उनका फोकस है कि इसको किसी तरह से रोका जाए। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और एक दफ़ा फिर कहूँगा ज्वाइन करें। सुपर थैंक्स का बटन है, उस पर भी आप जा सकते हैं, और ये जो है पेपाल का यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।